दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जहां पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम होने वाला है 19 मार्च 2023 को, उसमें हूबहू क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 2 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये अपना है 3rd पार्ट। तो यदि आपने वो पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो सेक्शन के अंदर वो दोनों पार्ट दिखाई देंगे, दोनों पार्टों को जरूर देखिएगा। और इसके अलावा भी आपको उन दोनों वीडियो के लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ भी आपको जल्द ही दोस्तों जो क्लास एडवांस मैंने डाली है उनकी पीडीएफ भी आपको जल्द ही टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवाई जाएगी। और यदि आप ई बुक खरीदना चाहते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, तो इंपॉर्टेंट जो आपकी ई बुक बनाई गई थी वो ई बुक भी दोस्तों आप खरीद सकते हैं और इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया गया है। 30 रुपये, मात्र 30 रुपये पे करके दोस्तों आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सभी तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु संयंत्र, दुनिया का पहला थोरियम परमाणु संयंत्र है वो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दुनिया का पहला थोरियम परमाणु, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला थोरियम परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में यह स्थापित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एज, भवानी, विक्रांत और कमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भवानी। इसका नाम है दोस्तों दुनिया का जो पहला थोरियम परमाणु संयंत्र है इसका नाम रखा गया है भवानी, जिसको तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में राजस्थान की टीम ने 42 वर्षों बाद कौन सी चैंपियनशिप जीती है? ये दोस्तों चैंपियनशिप है वो गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुई थी और राजस्थान की टीम ने 42 वर्षों के बाद में ये चैंपियनशिप है वो जीती है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर के। और ऑप्शन आपके सामने है, जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। ये दोस्तों राजस्थान की टीम ने 42 वर्षों के बाद में जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है, यूएनओ किस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में मना रहा है? तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाजरा वर्ष के रूप में जो अंतरराष्ट्रीय आपका यूएनओ है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये दोस्तों किस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में मना रहा है? तो बाजरा वर्ष को दोस्तों 2023 का जो वर्ष है इसे बाजरा वर्ष के रूप में कौन मना रहा है? यूएनओ मना रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ मना रहा है। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो 2023 को। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों देखिएगा, एक तो आपके एग्जाम के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जा सकता है और एक शांति का नोबेल पुरस्कार है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नोबेल पुरस्कार है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार है पूछे जाने की संभावना है लेकिन बहुत कम है। ज्यादा आपकी संभावना वो है साहित्य के क्षेत्र को लेकर के और शांति के क्षेत्र को लेकर के। हालांकि मुझे लगता है कि साहित्य और शांति वाला है वो ज्यादा आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को जरूर याद करके जाइएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, एलेन बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और इसके साथ में आता है एनी एर्नोक्स। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और ये है दोस्तों फ्रांसीसी लेखक है जिनका नाम है एनी एर्नोक्स। इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं शांति के नोबेल पुरस्कारों के बारे में यहां पर बात करूं तो एक तो दोस्तों यहां पर एलेन बालियात्स्की आ जाएगा और रूसी मानवाधिकार संगठन आ जाएगा और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। इन तीनों को दोस्तों वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एलेन बालियात्स्की को, रूसी मानवाधिकार संगठन को और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को। तो इन तीनों को दोस्तों क्या दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 फरवरी 2023 को पीएम मोदी ने 12 फरवरी 2023 को पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, का दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसकी लंबाई कितनी है, इस खंड की लंबाई कितनी है, दिल्ली दौसा लालसोट खंड की? तो इसकी लंबाई आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है 246 किलोमीटर, 1386 किलोमीटर, 373 किलोमीटर या 346 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 246 किलोमीटर। मुझे तो यह बता दीजिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई कितनी है? क्या इस ऑप्शन के अंदर आपको सवाल का जवाब मिल चुका है या नहीं? तो आप किसको, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसकी टोटल लंबाई आपको बतानी है। मैंने दिल्ली दौसा लालसोट खंड की लंबाई है वो बता दी है, और इसका सही आंसर आपको पिन किया हुआ मिलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिएगा दोस्तों, WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन के लिए लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहां पर एक अनिवार्यता रखी गई थी 2% तक की, यानी 2% तक की ट्रांस वसा की एक अनिवार्यता रखी गई थी। तो 2%, तो ये आपको याद रखना है। और यहां पर लक्ष्य वर्ष भी निर्धारित किया है WHO ने, वो किया है 2023 को। और WHO ने दोस्तों इस ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन के लिए एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम है रिप्लेस अभियान। एक अभियान चलाया है रिप्लेस अभियान, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। रिप्लेस अभियान के तहत ये कहा गया है कि ट्रांस वसा का वैश्विक उन्मूलन किया जाएगा और इस ट्रांस वसा के जो उत्पादन को 2% तक का लाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 तक। काफी इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 12 मार्च वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। और यह सभी को पता है कि नेपाल के अंदर विमान हादसा हुआ था, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे विमान का नाम पूछा जा सकता है और जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस सवाल को लेकर के अवेयर रहेगा, क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में काठमांडू से पोखरा, अब काठमांडू और पोखरा ये तो नेपाल के अंदर है, सभी को पता है, ये दोनों नेपाल के अंदर है। काठमांडू से पोखरा जा रहे यति एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 68 से अधिक लोगों की मौत हो गई? हालांकि यहां पर यह दर्दनाक हादसा था और 68 से ज्यादा ही मृत्यु हुई है। तो काठमांडू से पोखरा जा रहे यति एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस विमान का नाम इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है AIR-75, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नेपोल 72, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ATR-72 और चौथा ऑप्शन दिया गया है MiG-29। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ATR-72। ATR-72 है यह विमान दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, काठमांडू से पोखरा जा रहा था, जिसके अंदर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसमें लगभग 68 से अधिक ही मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा विमान था और कहां पर हुआ था, कहां से कहां तक जा रहा था, काठमांडू से पोखरा जा रहा था और ATR-72 इस विमान का नाम था। देखिए दोस्तों, हाल ही में आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने AI आधारित कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? यहां पर चैटबॉट का आपसे नाम पूछा जा सकता है, चैट मित्र, आधार मित्र, सेवा मित्र या सपेरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आधार मित्र, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, उस चैटबॉट को लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। किसने लॉन्च किया है? UIDAI, जो आधार आपका जारी करती है। तो ये जो संस्था है इन्होंने चैटबॉट लॉन्च किया है और इसका नाम है आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम बात करें दोस्तों यहां पर छोटे से फैक्ट के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह और डूंगरपुर राजस्थान के थे। और अभी की बात करें तो दलबीर भंडारी दूसरी बार 2017 में 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए CJI में चुने गए और ये जोधपुर से हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें तो स्थापना 1945 में होती है, शुरू 1946 में काम शुरू होता है। और मुख्यालय की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि आपसे एग्जाम के अंदर, ये राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम है और इसके अंदर दलबीर भंडारी के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत के 4 न्यायाधीश हैं, वो जा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। तो यहां पर हम राजस्थान की बात करें तो दलबीर भंडारी, और पहले भारतीय कौन गए थे मुख्य न्यायाधीश? वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, डूंगरपुर से संबंधित है। और दलबीर भंडारी दूसरी बार चुने गए हैं CJI में, दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए हैं 9 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है और इसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल। देखिए भारत का जो पहला हाइब्रिड रॉकेट है इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के पट्टीपोलम से और इसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल और इसके तहत 150 पिको उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। 150 पिको उपग्रह का क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पहला हाइब्रिड जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया कहां से, तमिलनाडु के पट्टीपोलम से। इसका नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल और इसके साथ 150 पिको उपग्रह का क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। यह ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें एफएओ के रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक खाद्य उत्पादन की मांग पूर्ण करने के लिए 165 से 600 मिलियन हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता होगी। यह एफएओ की रिपोर्ट थी दोस्तों और इसमें बताया गया था कि खाद्य उत्पादन की मांग को पूर्ण करने के लिए 165 से 600 मिलियन हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता होगी। ये किस वर्ष तक की बात कर रहे हैं, तो ये बात आती है 2050 तक की। चलिएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को देश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है, रुद्र, प्रचंड, विक्रांत और वजीर। तो इसका नाम रखा गया था प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में दो भारतीय समुद्र तट लक्षद्वीप स्थित मिनिकोय थुंडी तट और दूसरा है कदमत तट, इन दोनों को क्या दिया गया है, ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले तट हो गए, तो इनकी संख्या आपसे पूछी है। अब दोस्तों अक्टूबर 2022 में जब दो तटों को दोस्तों ब्लू फ्लैग मिल गया, एक तो थुंडी तट और एक कदमत तट, और ये दोनों कहां पर है, लक्षद्वीप स्थित मिनिकोय द्वीप पर है। और यहां पर हम बात करें तो ये संख्या हो चुकी है 12 संख्या हो चुकी है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद नाथद्वारा में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो इस विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम। विश्वास, इसका नाम जरूर याद रख लेना दोस्तों आप, विश्वास स्वरूपम है इसका नाम रखा गया है, विश्वास स्वरूपम। इसकी ऊंचाई है 369 फुट, 369 फीट है वो इसकी ऊंचाई है, 369 ये इसकी दोस्तों टोटल ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे आता है दोस्तों विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। तो विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल है वो भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं ये दोस्तों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल है ये भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी इसको कहते हैं COP27 2022 कहां आयोजित हुआ, यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है यानी कि COP27 है 2022, ये कहां पर आयोजित होता है, तो ये दोस्तों आयोजित होता है शर्म अल शेख जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ, शर्म अल शेख यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित होता है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्वदेश निर्मित भारत ने किस देश को निर्यात किया है। ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 है ये दोस्तों स्वदेश निर्मित है यानी कि देश में ही बनाया गया है। और भारत ने किस देश को ये निर्यात किया है, श्रीलंका को, अमेरिका को, मॉरिशस को या पाकिस्तान को। तो ये निर्यात किया है दोस्तों मॉरिशस को दिया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में उड़ता ताबूत नाम से मशहूर MiG-21 स्क्वाड्रन नंबर S1 को कहां से सेवानिवृत्त किया गया। तो MiG-21 को दोस्तों कहां से सेवानिवृत्त किया गया और इसका नाम है उड़ता ताबूत। जोधपुर राजस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा, लद्दाख या श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। तो इसको दोस्तों किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से सेवानिवृत्त किया गया है। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और यहां से आपका सवाल पूछा भी गया है और आगे भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो सवाल पूछा गया वो आपका पूछा गया नाटो के महासचिव का, लेकिन आगे ये भी पूछा जा सकता है। ये इसलिए सवाल पूछा गया है कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो नाटो को लेकर ही चला था, जो मेन मकसद था वो नाटो ही था।
ठीक है, मेन पॉइंट आता है वो नाटो का ही आता है। तो यहां पर आपको इसके बारे में सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। वापिस से सवाल पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 के अंदर। सदस्य देशों की हम बात करें तो 30 है, और महासचिव का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है इसके वर्तमान में महासचिव है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और नाटो का जो शिखर सम्मेलन है वो जुलाई 2023 के अंदर विनियस में आयोजित होगा। विनियस के अंदर इसका शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 के अंदर, इस साल का जो सम्मेलन है वो विनियस के अंदर आयोजित होगा। और नाटो की स्थापना 1949 के अंदर होती है। सदस्य देशों की बात करें तो वो 30 है। अब आप पूछेंगे कि भारत नाटो का सदस्य देश है? बिल्कुल नहीं है। नाटो का जो सदस्य है वो भारत नहीं है। और महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो नाटो के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला जो आपको इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन आता है वो आता है ITU। ये क्यों पूछा जा सकता है? देखिए, ये इसलिए पूछा जा सकता है, 5G आपका चर्चा में रहा है, इसको लेकर सवाल बन सकता है। तो इसमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो ITU का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और स्थापना इसकी होती है 1865 के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की बात करें तो 193 है, 193 सदस्य देश है। 1 जनवरी 2023 को इसके नए महासचिव बने हैं। तो इसकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल आपका बन सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रख लेना, यह सवाल आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? डोरेन बोगडान मार्टिन। डोरेन बोगडान मार्टिन है वो ITU यानी कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए महासचिव बनाए गए हैं 1 जनवरी 2023 को। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रख लेना दोस्तों, यह सवाल आपका पूछा जा सकता है। चलिएगा, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करें तो वो आपका आता है OPEC। जो पेट्रोलियम उत्पादक के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम से संबंधित है, तेल से संबंधित है ये OPEC। और OPEC की स्थापना होती है 1960 के अंदर। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं दोस्तों हेतम अलघेस। इसके जो अध्यक्ष है हेतम अलघेस हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, ILO की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है। अध्यक्ष है वर्तमान में इसके गिलबर्ट होंगबो। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ध्यान में रख लेना। अभी तक मैंने दोस्तों 4 संगठनों के बारे में बात की है, और इन चारों को अच्छे से ध्यान में रख लेना। पहले मैंने नाटो के बारे में चर्चा की है। नाटो की जो स्थापना होती है 1949 के अंदर होती है। सदस्य देश के बारे में बात करूं तो 30 सदस्य देश है, और महासचिव वर्तमान में जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और अब की बार का जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों वह आपका होगा जुलाई 2023 में विनियस के अंदर, इसका शिखर सम्मेलन होगा। अगला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन आता है उसके बारे में मैंने बात की है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ITU। ठीक है, और इसकी स्थापना 1865 के अंदर होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की बात करें तो 193 है। 1 जनवरी 2023 को इसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम आता है डोरेन बोगडान मार्टिन। यह ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हमने बात की है OPEC के बारे में। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय, 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती है। महासचिव के बारे में बात करें तो हेतम अलघेस है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात करें तो मुख्यालय जिनेवा में है, 1919 के अंदर स्थापना होती है। अध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो है। अगला जो संगठन आता है वो आता है विश्व बैंक, और 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हाल ही में विश्व बैंक के 2 अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो अब बनने वाले हैं वो, उनकी संभावना ये है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष है वो अजय बंगा बन सकते हैं। हालांकि पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना जताई है कि अजय बंगा है वो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो डेविड माल्पस ने इस्तीफा दे दिया है। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व बैंक की क्या कही जाती है? बहन कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है इन दोनों को। और IMF के बारे में हम बात करें तो प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। और प्रथम उप प्रबंध निदेशक के बारे में बात करें तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IMF की यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? वो है गीता गोपीनाथ। और मुख्य अर्थशास्त्र की बात करें तो वो है पियरे ओलिविया गोरिनियास। प्रथम जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की वो कौन है वर्तमान में? वो है पियरे ओलिविया। और प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? वो है गीता गोपीनाथ। और निदेशक के बारे में बात करें, प्रबंध निदेशक के बारे में बात करें तो वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा।
आगे आता है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुटारेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो टेड्रोस आपको पता ही है, 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। 164 सदस्य देश है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नगोजी ओंकाजा-इबिला, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष है डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा-इबिला और वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। जो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 जो जारी किया गया था, इसके अंदर प्रथम राज्य कौन रहा था? वो तेलंगाना रहा था, जो 30 लाख से अधिक जनसंख्या में। और जिले की हम बात करें आगे, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो जिला बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला होने का पुरस्कार इसको दिया गया था। तो ये दो बातें अच्छे से ध्यान में रख लेना। आगे आता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये घोषित किए गए थे। इंदौर इसमें छठी बार दोस्तों देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। और इसमें जो तीनों शहर है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है, जिसमें इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड और नवी मुंबई थर्ड पर। तो देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है इंदौर। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में टॉप पर कौन रहा था? वो तिरुपति नगर रहा था, तिरुपति। और राज्य के बारे में बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या का जो शहर है, स्वच्छ शहर है, वो है हरिद्वार। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला पेज देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद के अंदर। भारत का पहला जो आपका गोल्ड एटीएम है वो कहां पर लगाया गया है? हैदराबाद के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? वो है गोवा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव वो है दोस्तों मोढेरा, जो कि गुजरात के अंदर है। जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय इसको घोषित किया गया था अक्टूबर के अंदर। भारतीय टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है मेघना अहलावत। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर वो बनी है लॉन्स नायक मंजू। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी है। और भारत की सबसे युवा पायलट के बारे में बात करें तो वो आयशा अजीज बनी है। इस पेज को अच्छे से देख लेना, यहां से एक सवाल आपका बन सकता है। फिर से मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं, अच्छे से देख लेना कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया है? हैदराबाद के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। अच्छे से देखिएगा। तीसरी लाइन आती है 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात है। चौथी लाइन के बारे में हमने बात की थी कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात। भारतीय टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर वो लॉन्स नायक मंजू है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक वो है धृति बनर्जी। और भारत की सबसे युवा महिला पायलट वो है आयशा अजीज। अगला पेज देखिएगा और यहां से आपका सवाल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील वो है इंदु मल्होत्रा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है, वकील से डायरेक्ट जज, तो इंदु मल्होत्रा है। भारतीय सेना की पहली महिला जज है वो ज्योति शर्मा है। 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो है प्रियंका मोहते। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो वो है लोटेन हर्बर्ड। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो बनी है मेगडेलना एंडरसन। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? डॉक्टर सारा गिल है, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला पेज आता है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? वो बनी है बॉबी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य वो है दोस्तों केरल। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य वो है गुजरात।
भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर बनाया गया? रामपुर यूपी के अंदर। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा वो है नागालैंड। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां पर बनाया गया? गोवा के अंदर। और कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है। और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना कोच्चि केरल के अंदर स्थापित की गई। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि केरल के अंदर। तो इस पेज को भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य वो भी है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर यूपी। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड की विधानसभा बनी है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा के अंदर। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है। और भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना है वो कोच्चि केरल के अंदर। अगला पेज आता है, भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट है निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट जिसका नाम है धवन फर्स्ट। विश्व का पहला ड्यूल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी जो कि केरल का है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? IC15। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर बनाया गया है? तमिलनाडु के अंदर। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश वो है दुबई। देश का पहला अनाज एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव हरियाणा के अंदर। अगला आता है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के अंदर। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुणा है। अगला पेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैविक अपशिष्ट संचालित भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो मुंबई के अंदर। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के अंदर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? तो द कश्मीर फाइल्स। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो पद्म विभूषण इनको देने का ऐलान किया था। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल सेन ने, जो डेनमार्क के हैं, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब है वो जीता। अगला पेज देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीपों में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया? तो यह क्वेश्चन तो आपका आ चुका है। और 21 द्वीपों का, और इसमें राजस्थान की बात करें तो 2 शहीदों के नाम है इसके अंदर शामिल है। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई, ये किस देश की है? अमेरिका की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 85वां, 85वां स्थान है वो भारत को मिला। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं? तो एसी चिरानिया है वो भारतीय मूल के, एसी चिरानिया नासा के तकनीकी प्रमुख है वो बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पेज है, फिर से बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। यह मैंने पहले भी बताया था, सुरभि जखमोला बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर है। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को। और बेंजामिन नेतन्याहू है वो कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 6ठी बार बेंजामिन नेतन्याहू है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पेज देखिएगा, 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? जो अस्का पुलिस थाना है ओडिशा का, इसको वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? वो बना है वायनाड। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो मिस्र और भारत के बीच में यह अभ्यास होता है जिसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट, जो कि जैसलमेर में होता है। अगला देखिएगा, 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? तो केरल ने।
19 जनवरी 2023 को वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल। और अगला सवाल आता है 19 जनवरी 2023 को पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के अंदर। अगला फेज देखिएगा 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? वो बन गया दोस्तों केरल। 17 जनवरी 2023 को कौन सा देश अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला पहला डाक टिकट जारी किया करेगा? और श्रीलंका अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला पहला डाक टिकट जारी करेगा, वो करेगा श्रीलंका। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेटाविलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की? तो दोस्तों ये क्यूबा को 12,500 जो खुराक है वो पेटाविलेंट टीकों की खुराक है वो दान करने की घोषणा वो भारत ने की थी। अगला देखिएगा 15 जनवरी 2023 को किस देश में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका ने। और 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का अनुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? वो MIT ने किया है। और अगला सवाल आता है 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो वो किया ऑस्ट्रेलिया ने। अगला सवाल देखिएगा, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया थिरू एस नेडेसन को। थिरू एस नेडेसन को दोस्तों सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है गुजरात के अंदर। अगला पेज देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? वो किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे दिया गया? सरगम कौशल को, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अगला पेज देखिएगा 16 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया? तो न्यूजीलैंड ने यह फैसला सुनाया। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थित है? दसपारा त्रिपुरा के अंदर। किथुबू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अगला सवाल आता हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया? तो भगत सिंह के नाम पर यह नाम कर दिया। और आगे आता है के आर गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रसिद्ध क्यूबा की जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसका नाम है एलिडा गवेरा। इसको दिया गया है के.आर. गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। पहला गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। ये क्यूबा की रहने वाली है और ये एडवोकेट है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। गलवान घाटी झड़प 15 से 16 जून 2020 को हुई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी क्लास आपको जरूर पसंद आई है और हर एक फैक्ट मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं ये इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्लास भी देखने वाले हैं और आपका प्यार है वह मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इससे बेहतर आपको कंटेंट देने की पूरी कोशिश आपके लिए जारी है और ये कंटेंट भी आपके लिए दोस्तों बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहीं पर कोई भी कमी रही है, कोई भी सवाल यदि गलत होता है तो उसकी सूचना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपसे दोस्तों का